एंड वेलकम टू फिजियो पोएट्री विद अलहाज सर। बचपन में जब हम कहीं खेलने जाते थे, स्पेशली मी, शाम होती थी, स्कूल से आके हम खेलने चले जाते थे। फिर जैसे ही सनसेट होता था, मगरिब होती थी, तो मम्मी की एक आवाज आती थी, अलहाज करके बुलाते थे। नाउ वो आवाज कितनी जोर से है और कितनी खींची गई है, इस पे डिटरमाइन होता था कि मैं कितनी तेज घर से भाग रहा हूं। अगर पहली आवाज में रिस्पॉन्स नहीं आया तो एक और आवाज आती थी जिसमें इंटेंसिटी भी ज्यादा होती थी और ड्यूरेशन भी ज्यादा होता था। एंड आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ये सेम चीज होती होगी। सो व्हाई आई एम शेयरिंग यू दिस, बिकॉज हमारा जो आज का टॉपिक है इट इज कोरिलेट विद दैट। तो हमारा जो ब्रेन है, हाउ इट फंक्शंस, वो इफरेंट सिग्नल्स भेजता है और इफरेंट सिग्नल्स नर्व के थ्रू मसल्स में जाते हैं और मसल उसके ऊपर रिएक्शन देता है। अब वो रिएक्शन कैसा होगा, कितना होगा, इट विल बी डिटरमाइंड कि उस इंपल्स की स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड से वो सिग्नल आया है और कितनी देर तक वो सिग्नल रहा है। सो ब्रिंगिंग अस टू आवर टुडेज टॉपिक, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व और एसडी कर्व जिसे हम कहते हैं। तो ये जो सिग्नल्स की जो मैं बात कर रहा हूं, ये सिग्नल, इसे हम कर्व के एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो व्हाट इज स्ट्रेंथ ड्यूरेशन? स्ट्रेंथ यहां पे उस इंपल्स की स्ट्रेंथ है कि वो इंपल्स कितनी स्ट्रेंथ का है, कितना शक्तिशाली है वो इंपल्स, हाउ मच स्ट्रेंथन दैट इंपल्स इज, जो आपका रिस्पॉन्स जनरेट करेगा मसल में। एंड ड्यूरेशन स्टैंड्स फॉर कि वो इंपल्स जो है वो कितने ड्यूरेशन के लिए आ रहा है। एंड एसडी कर्व जो हमारा आज का टॉपिक है, इट इज अ ग्राफिकल नॉन लीनियर rhythmic quantitative representation, and it shows the relationship between the intensity as well as the duration of current to determine whether the muscle is innervated, denervated or partially denervated। मतलब अगर हमारा जो एग्जांपल जो मैंने आपको दिया उससे कोरिलेट करें कि मम्मी की आवाज सुन के अगर बच्चा तुरंत भाग के जा रहा है, दैट मीन्स कि वो इनर्वेटेड है, उस तक वो बात पहुंची है, आवाज पहुंची है। अगर वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और फिर भी खेलना शुरू रख रहा है, दैट मीन्स इट्स कंप्लीटली डिनर्वेटेड। और अगर इन बिटवीन है, हाँ सुनी है, उसने आवाज लगाई है, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स दिया एंड सेइंग वो भी 5 मिनट में आ रहा हूं, ऐसा अगर कुछ है तो वो पार्शियली डिनर्वेटेड है। इसे हम ग्राफिकली हम शो कर सकते हैं, ग्राफिकली मसल्स के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम एसडी कर्व, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व कहते हैं। सो टेकिंग अस टू द डेफिनेशन, what do you mean by SD curve or strength duration curve? This curve is a graphical, quantitative, non-linear representation which shows the relationship between the intensity and duration of current to determine whether the muscle is innervated, denervated or partially denervated. अब मसल्स के टर्म में अगर ये बात करें तो what do you mean by innervated, denervated and partially denervated? अगर हम मसल्स के ऊपर बात कर रहे हैं एंड वी से अ मसल इज इनर्वेटेड, दैट मींस कि उसके ऊपर जो नर्व का सिग्नल्स मिल रहे हैं, ब्रेन की तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, इट इज एवरीथिंग ओके, सारे मसल फाइबर्स को वो सिग्नल पहुंच रहा है। अब पहुंच रहा है सिग्नल्स तो वो उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। ओके, अगर मसल टोटली डिनर्वेटेड है, दैट मींस कि या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, या तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट है नर्व का वहां कोई प्रॉब्लम है, नर्व वहां तक कोई सिग्नल ठीक से नहीं पहुंचा पा रही, या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कोई प्रॉब्लम है, या फिर मसल फाइबर में कोई प्रॉब्लम है कि वहां तक जो सारे मसल है, एक मसल के अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, तो सारे मसल्स तक वो सिग्नल्स नहीं जा रहा, तो वो सारे मसल रिस्पॉन्स नहीं देंगे। दैट मसल विल कम इनटू अ टोटली डिनर्वेटेड मसल फाइबर। और पार्शियली डिनर्वेटेड का मतलब क्या होता है कि कुछ फाइबर्स दे आर ओके, कुछ फाइबर्स जो ब्रेन से जो सिग्नल आया है उसे रिसीव कर रहे हैं, उस पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बट कुछ फाइबर्स ऐसे हैं दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो कुछ इट्स लाइक अ ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। ओके, वन मोर थिंग, दिस कर्व्स इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ इंपल्स ऑफ वेरियस ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब एक मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करने के लिए हम जो सिग्नल्स भेजते हैं, जो ब्रेन जो सिग्नल भेजता है, वो कितने स्ट्रेंथ का होना चाहिए, कितना स्ट्रांग होना चाहिए और कितने ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, ये हम एसडी कर्व से डिटरमाइन कर सकते हैं। वी नो दैट ब्रेन सेंड्स अ सिग्नल। अब वो सिग्नल अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, एज यू कैन सी माय फोरआर्म,
अगर मुझे फोरआर्म के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ब्रेन ने सिग्नल भेजा एंड आई हैव कॉन्ट्रैक्टेड माय फोरआर्म मसल। ओके, तो ये जो सिग्नल है वो कितना स्ट्रेंथ का होना चाहिए और कितनी देर का होना चाहिए विच विल कॉन्ट्रैक्ट माय मसल। तो इसी चीज को हम क्या करते हैं कि जब हम एसडी कर्व प्लॉट करते हैं तो वी यूज अ मसल स्टिमुलेटर। हम एक्सटर्नल वैसा ही एक स्टिमुलस मसल को अप्लाई करवाते हैं, नर्व पे अप्लाई करवाते हैं या फिर मसल बेली पे अप्लाई करवाते हैं, जिससे वो मसल की जो फाइबर्स है वो सिग्नल रिसीव करेंगे और वैसा ही रिस्पॉन्स देंगे जैसा ब्रेन हमें भेजता है। उससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो मसल है वो कितना एक्टिव है, कितना इनएक्टिव है या पार्शियली एक्टिव है। ये जानने के लिए हम एसडी कर्व का प्लॉट करते हैं। एसडी कर्व में हम वाई एक्सिस पे जनरली जो इंटेंसिटी है करंट की, जो स्ट्रेंथ है उसे लेंगे। कई बार स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक वो ये समझते हैं कि जो स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन के अंदर जो स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, द स्ट्रेंथ इज ऑफ अ मसल। नो, इट इज नॉट अ ट्रुथ। यहां पे द स्ट्रेंथ इज ऑफ एन इंपल्स। जो इंपल्स आप अप्लाई कर रहे हो उस इंपल्स की स्ट्रेंथ कितनी है। हम वाई एक्सिस पे इंपल्स जो होगा उसकी स्ट्रेंथ को यहां पे लेंगे वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम टाइम को लेंगे कि कितनी ड्यूरेशन के लिए वो इंपल्स हम अप्लाई करने वाले हैं, और टाइम हम हमेशा मिली सेकेंड्स में लेंगे। और वाई एक्सिस पे जो इंपल्स ले रहे हैं उसमें दो तरह के स्टिमुलेटर्स हमें मिलते हैं। वन इज कांस्टेंट करंट एंड अनदर इज कांस्टेंट वोल्टेज। कांस्टेंट करंट में क्या होगा, यहां पे आप करंट को चेंज करोगे, करंट बढ़ाओगे। वोल्टेज में क्या होगा कि यहां पे वोल्टेज की वैल्यू रहेगी। करंट हम मिली एम्पियर में लेते हैं और वोल्टेज हम वोल्ट में लेते हैं। फर्क कितना है कि कांस्टेंट करंट स्टिमुलेटर अगर आप अप्लाई करते हो, पेशेंट के अंदर चेक करते हो, तो वो आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। कांस्टेंट करंट विल गिव एन एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट रिजल्ट देन कंपेयर टू कांस्टेंट वोल्टेज। बट हम क्लिनिकली मोस्टली कांस्टेंट वोल्टेज वाला यूज करते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज मोर कंफर्टेबल टू द पेशेंट। वो ज्यादा पेनफुल नहीं होता कांस्टेंट करंट के मुकाबले। सो यू कैन चूज वॉट एवर यू वॉन्ट टू चूज डिपेंडिंग ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक। नो वन थिंग, कांस्टेंट करंट के अंदर हम यहां पे करंट की वैल्यू लेते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज के अंदर वोल्टेज की वैल्यू लेते हैं। ग्राफ बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, स्लाइड कुछ चेंजेस आएंगे जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब एसडी कर्व, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व के बारे में तो हम जानेंगे। अब इसके कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? इट इज वेरी सिंपल और रिलायबल है। आप आसानी से ग्राफ प्लॉट कर सकते हो और इस पे आप रिलाई भी कर सकते हो। इससे आगे हम पेशेंट का प्रोग्रेस भी चेक कर सकते हैं। इट इज वेरी यूजफुल टूल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। अनदर, इट इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ डिनर्वेशन, कि मतलब कितना ज्यादा डिनर्वेट हुआ है हमारा मसल। वो प्रोपोर्शन बता देता है कि मतलब अगर 50% डिनर्वेशन हुआ है या 50% से ज्यादा है या 50% से कम है, वो हमें करंट स्टेट बता देगा किसी भी मसल की। दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ एसडी कर्व। अब एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो एक डिसएडवांटेज इसका यह है कि जब हम लार्ज मसल ग्रुप को चेक कर रहे हैं तो लार्ज मसल ग्रुप में बहुत सारे मसल फाइबर होंगे। तो आप एक जगह के मसल फाइबर्स को चेक कर रहे हो और दूसरी जगह के मसल फाइबर अगर डिनर्वेटेड है तो, और जहां पे आप चेक करो वहां पे इनर्वेटेड है, वहां के मसल फाइबर्स ठीक है, तो वो आपको गलत रिजल्ट दे सकता है। स्मॉल मसल्स के लिए इट इज वेरी ओके, वेरी रिलायबल। बट जब आप लार्ज मसल ग्रुप, जो आपके लैटिस डोर्साई है, जो बड़े मसल ग्रुप है, आपके क्वाड्रिसेप्स है, जब इन बड़े मसल ग्रुप के अंदर जहां पे मसल फाइबर्स बहुत ज्यादा है, तो ये आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। आपको उसी एरिया का रिजल्ट देगा, उस मसल का जहां पे आपने इलेक्ट्रोड्स रखे हैं। आपको उस एरिया के बारे में पता नहीं चलेगा जो उससे दूर है लार्ज मसल्स के अंदर। वहां पे अगर कुछ मसल फाइबर डिनर्वेटेड है तो वो आपको पता नहीं चलेगा, आपको हर एक रीजन पे चेक करना पड़ेगा। दिस इज वन डिसएडवांटेज एंड इट डोंट शो। ये एसडी कर्व हमें ये बताएगा कि मतलब कोई प्रॉब्लम है, देयर इज सम लीजन, whether that lesion is at your central nervous system, whether that lesion is your spinal cord, whether that lesion is at your nerve endings, whether that lesion is at your neuromuscular junction, or whether it can be a problem of a myopathy, या मसल में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एसडी कर्व में बस इतना बता सकता है कि भाई प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहां है ये हमें यहां से पता नहीं चलेगा। वी कैन ओनली नो भाई क्या प्रॉब्लम, कहां प्रॉब्लम है। हमें इतना पता चलेगा कि भाई प्रॉब्लम है, लेकिन कहां है वो नहीं पता चलेगा। हमें प्रोग्रेस पता चलेगा कि पेशेंट का जो ग्राफ है वो पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है।
लेकिन हमें लीजन के बारे में पता नहीं चलेगा। व्हाट इज एन ऑप्टिमल टाइम टू टेक एसडी कर्व? अगर कोई नर्व इंजरी होती है उसके बाद हम एसडी कर्व लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट जब होता है या कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है, न्यूरोपैथी होती है, उसके जनरली नर्व इंजरी के 20 दिन बाद हम पहला जो हमारा ग्राफ होता है उसे प्लॉट करते हैं। एंड आफ्टर दैट हर हफ्ते हम उसे प्लॉट कर सकते हैं। वी टेक दिस टाइम, जो 20 डेज हम स्टार्टिंग में लेते हैं, वी टेक दैट टाइम बिकॉज ऑफ वेलेरियन डीजनरेशन। जिन्हें वेलेरियन डीजनरेशन के बारे में पता है वो कमेंट में बिल्कुल बताए। एंड इफ यू डोंट नो, डोंट वरी, हम किसी एक लेक्चर में वेलेरियन डीजनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बिकॉज ऑफ वेलेरियन डीजनरेशन जो ग्राफ प्लॉट करना है वो हम 20 डेज के बाद हम प्लॉट करेंगे और उसके हर एक हफ्ते बाद हम प्रोग्रेशन रिपोर्ट के लिए वापस ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द मेथड्स और हाउ वी कैन टेक दिस ग्राफ? हम कैसे, व्हाट आर द मेथड्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम एक ग्राफ पेपर ले लेंगे। ग्राफ पेपर पे वाई एक्सिस पे हम कांस्टेंट करंट, अगर हमारा मल्टी स्टिमुलेटर है, मसल स्टिमुलेटर है, तो कांस्टेंट करंट हम आप यूज करेंगे। वोल्टेज वाला है कांस्टेंट वोल्टेज, तो हम वहां पे वोल्ट लेंगे। और एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेंगे। टाइम जो होगा वो आपके मशीन में सेट होगा। यू कैन टेक फ्रॉम 0.01 मिली सेकेंड, 0.03 मिली सेकेंड, 0.1 मिली सेकेंड, 0.3 मिली सेकेंड, 1, 3, 10, 30, 100 एंड 300। तो इस तरह से इन टाइम ड्यूरेशंस के अंदर आप दीज आर टाइम ड्यूरेशन, इतनी सेकंड्स के लिए वो स्टिमुलस वहां पे रहेगा। तो हम जो लार्जेस्ट है इट इज 300 मिली सेकेंड्स, तो उतनी देर के लिए वो स्टिमुलस मसल पे अप्लाई होगा। तो हम कोई भी रेक्टेंगुलर वेव वाला मसल स्टिमुलेटर यूज करते हैं जिसके अंदर इस तरह से टाइमिंग रहती है। इट कैन बी वेदर कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज। तो हम ऐसा यूज करेंगे। We'll plot a graph. I show how it is plotted. So हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि जनरली हमने मसल स्टिमुलेटर ले लिया। मसल स्टिमुलेटर लेने के बाद जो भी पेशेंट का जो स्किन है, जो भी मसल है जिसे आप चेक करने वाले हो, उसे हम अल्कोहल या स्पिरिट से क्लीन कर दे देंगे। अगर वहां पे कोई डर्बिट्स है या कोई डर्ट है तो वो क्लीन हो जाएगी, तो आपको रिजल्ट इजी हो जाएगा। इफ दैट एरिया हैज अ हेयर फॉलिकल्स, तो उसे आप ट्रिम करवा सकते हो, उसे अच्छे से डेटॉल से वॉश कर सकते हो ताकि आपको रीडिंग अच्छी मिले, आपकी रीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। देन जो भी दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, कैथोड होगा, एक एनोड होगा। जो कैथोड होगा उसे या तो आप मिड लाइन पे कहीं भी रख सकते हो, यू कैन प्लेस, अगर आप अपर लिम्ब चेक कर रहे हो यू कैन प्लेस इट एट C7 की अबव आप उसको रख सकते हो। लोअर लिम्ब चेक कर सकते हो तो उसे आप या तो मिड लाइन पे कहीं पे रख सकते हो, या तो फिर आप मसल की जो ओरिजिन साइट है वहां पे कैथोड को प्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लेक्सर्स के लिए चेक करें तो आप कैथोड को कॉमन फ्लेक्सर्स टेंडन यहाँ पे मीडियल एपिकोंडाइल पे रख सकते हो। और जो एनोड है आपका, एनोड को आपको मसल बेली पे रखना है, जहां पे मसल का फ्लैशी पार्ट है, ज्यादा मसल फाइबर्स है, आपको वहां पे एनोड को रखना है। अगर आपके इलेक्ट्रोड स्मॉल है तो आप उन्हें मसल के दोनों एंड पे भी रख सकते हो। इलेक्ट्रोड रखने के बाद जब हम मशीन स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग हम हाईएस्ट जो ड्यूरेशन होगा, ओके, वहां से हम शुरू करेंगे कि जहां से हम हमारा जो सिग्नल जो भी हम भेजेंगे वो हाईएस्ट ड्यूरेशन के लिए वहां पे रहे। एंड विल सी के कब वो मसल एक ऑब्जर्वेशन के अंदर कब वो मसल पाल्पेट होता हुआ हमें दिखता है, पाल्पेबल कब वो मसल दिखता है वो हम चेक करेंगे। जिस मूवमेंट पे वो मसल हमें पाल्पेबल दिखेगा या जिस मूवमेंट पे उसका मसल कॉन्ट्रैक्शन हमें फील होगा, दिखेगा, या आप वहां पे पाल्पेट भी कर सकते हो, तो जब वो मूवमेंट आएगी उसे हम यहां पे मार्क कर देंगे। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग हम करते हैं 300 मिली सेकेंड्स के साथ, और यहां से हम जो भी कांस्टेंट करंट होगा तो यहां पे हम करंट बढ़ाते जाएंगे। जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, अब मसल्स सारे अगर ठीक होंगे तो हमें एक ग्राफ, एक पॉइंट मिलेगा जहां पे मसल्स ने एक कॉन्ट्रैक्शन शो किया। कई हद तक जैसे आप ड्यूरेशन कम करते जाओगे, ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे सिमिलर एक मिल जाएगा जहां पे मसल ने कॉन्ट्रैक्शन शो किया। आपने ड्यूरेशन कम करना है, 30 मिली सेकेंड्स पे आना है, और फिर 0 से इंटेंसिटी बढ़ानी है। आप करंट का जो करंट है वो आप बढ़ाएंगे, आपको एक पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्शन दिखा। इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट करते करते आएंगे, एंड में आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा।
ओके, एंड में आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। आप एक एक पॉइंट इसमें डिनोट करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन, उसके हिसाब से आप डिनोट करते जाएंगे, आपको इस तरीके का कुछ ग्राफ मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा मसल नॉर्मली इनर्वेटेड है, या जो भी मसल आप चेक कर रहे हो फुल्ली इनर्वेटेड है, मसल फाइबर सारे ठीक है, तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। एज आई हैव ड्रॉन हियर, जब भी नॉर्मल होंगे मसल फाइबर्स तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो कि जब ड्यूरेशन हमारा मैक्सिमम है 300 मिली सेकेंड है, तो हमें यहां पे रिस्पॉन्स मिल गया। हमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो यहां पे ही हमें एक रिस्पॉन्स मिल गया। हमने ड्यूरेशन कम किया, दूसरा रिस्पॉन्स भी हमें यहीं पे मिल गया। हमने ड्यूरेशन और कम की, तीसरा रिस्पॉन्स भी हमें यहीं पे मिल गया। तो इस तरीके से डॉट डॉट हम एक एक ड्यूरेशन कम कर जाएंगे, और हमें जैसे जैसे अगर हम ड्यूरेशन कम कर रहे हैं, फिर एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि हमारा जो ग्राफ है वो टेक ऑफ करेगा, हमारा ग्राफ बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ड्यूरेशन बहुत ही कम हो गई है। तो हमारे जो फुल्ली इनर्वेटेड मसल्स है उनको सिग्नल्स पहुंचाने के लिए, उनको सिग्नल्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अब लगेगी, वो रिस्पॉन्स शो करने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्शन शो करने के लिए। तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि हमारा ग्राफ बहुत ऊपर चल जाएगा, हमें ज्यादा इंटेंसिटी की जरूरत पड़ेगी वो रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करने के लिए। अगर कांस्टेंट करंट हम यूज कर रहे हैं तो कांस्टेंट करंट के अंदर जनरली 1 मिलीसेकंड का जो टाइम है वहां से जो ग्राफ है वो ऊपर चलना शुरू करता है, और अगर हम कांस्टेंट वोल्टेज जब यूज करते हैं तो वो जनरली 0.1 मिलीसेकंड का जो ड्यूरेशन है वहां से वो टेक ऑफ करना शुरू करता है। सो दिस इज अ ग्राफ फॉर योर नॉर्मल इनर्वेटेड मसल फाइबर। नेक्स्ट वी विल सी फॉर कंप्लीट डिनर्वेटेड मसल फाइबर, उनके लिए ये ग्राफ कैसा होगा। I'll rub this for a while. जब मसल फाइबर सारे डिनर्वेटेड हो चुके होंगे, एवरी मसल फाइबर इज डिनर्वेटेड, कोई भी रिस्पॉन्स वहां पे शो नहीं हो रहा है, तब क्या होगा कि जैसे आपका हाईएस्ट ड्यूरेशन है जहां पे आप ज्यादा देर के लिए रख रहे हो स्टिमुलस को, तो वहां पे आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, मसल्स ने आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, आपको एक रिस्पॉन्स मिला। ऐसे करते 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 हम ड्यूरेशन कम करते जाएंगे तो हमें उसमें जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा जो ज्यादा लेफ्ट की तरफ नहीं आ रहा, वो यहीं से ऊपर टेक ऑफ कर रहा है, ज्यादा स्ट्रेट है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम ड्यूरेशन ज्यादा रख रहे हैं, ज्यादा देर के लिए वहां पे स्टिमुलस को अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक पॉइंट पे शो कर देगा। लेकिन जैसे हम ड्यूरेशन कम कर रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं ना ढीठ बच्चे, ठीक है, वैसे ये डिनर्वेटेड मसल फाइबर्स होते हैं कि अगर आप डांट रहे हो और आपने अपना ड्यूरेशन कम कर दिया डांटने का, तो फिर उनको इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए। मसल के साथ भी ऐसा ही सेम केस है। तो जैसे ही आप ड्यूरेशन कम करते जाओगे तो मसल्स को ज्यादा स्ट्रेंथ वाला इंपल्स चाहिए जिससे कॉन्ट्रैक्शन विजिबल हो सके। तो यहां पे ड्यूरेशन हमने कम की, हमें रिस्पॉन्स और ऊपर मिला, ड्यूरेशन और कम की, हमें रिस्पॉन्स और ऊपर मिला, यहां पे ड्यूरेशन कम की, हमें रिस्पॉन्स और ऊपर मिला। इस तरीके से हमें रिस्पॉन्स और ऊपर मिलता रहेगा। जैसे जैसे हम ड्यूरेशन कम करेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन विजिबल कराने के लिए हमें ज्यादा स्ट्रेंथ का स्टिमुलस अप्लाई करना पड़ेगा, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी। दिस विल बी इन अ केस ऑफ completely denervated muscle fibers. Okay, next we'll see about partially denervated muscle fibers. I'll group both. This is for completely denervated. This is for completely innervated. अब पार्शियली डिनर्वेटेड में क्या होता है, जैसे आप उसके अंदर कुछ मसल फाइबर्स है, दे आर इनर्वेटेड, ओके, दे विल गिव अ रिस्पांस टू द स्टिमुलस, सम आर डिनर्वेटेड। जैसे स्टार्टिंग में आप शुरू करोगे तो आपको क्या होगा, पार्शियली डिनर्वेटेड में वो रिस्पांस देंगे, ठीक है, पर चूंकि कुछ मसल फाइबर्स उसमें डिनर्वेटेड भी है तो वो ज्यादा स्टिमुलस की मांग करेंगे, ज्यादा उनको स्ट्रेंथ चाहिए होगा, तो आपका ग्राफ जो हो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लैंटेड की तरह जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। फिर क्या होगा कि जैसे जैसे ड्यूरेशन अभी कम हो गई है, ड्यूरेशन कम होने के बाद क्या होगा कि एक पॉइंट, अब सारे डिनर्वेटेड जो मसल फाइबर्स है दे वांट रिस्पांस, ओके, सिर्फ इनर्वेटेड फाइबर्स होंगे, वो कम ड्यूरेशन पे भी सिग्नल्स पे रिस्पांस करेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे। तो यहां से क्या होगा, ये थोड़ा सा लीनियर हो जाएगा,
इस तरीके का ग्राफ मिलेगा आपको। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, यहां पे इनर्वेटेड भी मसल फाइबर्स थे, डिनर्वेटेड मसल फाइबर्स भी थे। ड्यूरेशन ज्यादा था तो दोनों अपना शो कर रहे थे, दोनों अपनी तरफ से जो मसल कॉन्ट्रैक्शन शो करने के लिए जो रिस्पॉन्स है वो शो कर रहे थे। तो यहां से क्या हुआ, डिनर्वेटेड भी थे, इनर्वेटेड भी थे। तो जैसे जैसे आपने स्ट्रेंथ बढ़ाते गए, क्योंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा होती गई स्ट्रेंथ की, जैसे जैसे ड्यूरेशन कम होता गया आपका, वैसे वैसे आपको ज्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट रही। फिर एक पॉइंट के बाद जो डिनर्वेटेड मसल फाइबर्स हैं, दे वोंट शो एनी रिस्पॉन्स। सो आफ्टर इट व्हाट हैपन कि सिर्फ इनर्वेटेड बचे हैं, तो आप कम ड्यूरेशन पे भी वो कम स्ट्रेंथ पे भी इस एक आपको रिस्पॉन्स दे देंगे, ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। लेकिन और अगर आप रिस्पॉन्स कम ड्यूरेशन कम करोगे इंपल्स का, तो आपको और ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी इंपल्स में टू शो अ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ताकि आपको एक पल्पेबल मसल कॉन्ट्रैक्शन दिखे, वहां पे आप परसेप्चुअल मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको पता चलेगा। ये जो पॉइंट है इसे हम किंक कहते हैं, जहां से, और इस किंक के राइट साइड पे ये जो पोर्शन है ये आपका डिनर्वेटेड की तरह रिस्पॉन्स देगा, इट विल बी लाइक अ डिनर्वेटेड मसल फाइबर, और ये जो लेफ्ट साइड है इट विल बी लाइक अ इनर्वेटेड मसल फाइबर। तो इस तरह का इनर्वेटेड मसल फाइबर्स की तरह रिएक्ट करेगा, और इस तरफ का है वो डिनर्वेटेड मसल फाइबर्स की तरह रिएक्ट करेगा। तो दिस इज फॉर योर नॉर्मल इनर्वेटेड मसल फाइबर्स, योर कंप्लीटली डिनर्वेटेड मसल फाइबर्स, एंड दिस इज फॉर पार्शियली डिनर्वेटेड मसल फाइबर्स। तो आपका जो एसडी कर्व का ग्राफ है इन तीनों के लिए इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट विल मूव फॉरवर्ड। आगे हम बात करेंगे जो बहुत बार एग्जाम में आया है, दैट इज योर रियोबेज एंड क्रोनेक्सी। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं और बहुत बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि रियोबेज क्या है, क्रोनेक्सी क्या है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। I'll rub this। अगर हम नॉर्मल ग्राफ की बात करें, नॉर्मल इनर्वेटेड मसल ग्राफ की अगर हम बात करें, तो व्हाट इज रियोबेज? अगर कोई भी मुश्किल शब्द मिले तो उसको तोड़ दो, उसका माने समझ लो, तो आपके लिए समझना और आसान हो जाएगा। रियो का मतलब होता है करंट, रियो का मतलब होता है करंट, एंड बेस मतलब फाउंडेशन। बेस मतलब बेस, आपका बेस से कितना करंट है। रियो मतलब करंट और बेस मतलब फाउंडेशन। तो फाउंडेशन का करंट कि मतलब जो आपका बेस है, यहां पे फाउंडेशन है, वहां से कितना करंट, मिनिमम करंट, इट्स अ मिनिमम करंट दैट प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स। रियो बेस फाउंडेशन करंट विच इज प्रोड्यूस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करने के लिए मिनिमम कितना कॉन्ट्रैक्शन, कितना इंटेंसिटी हमें चाहिए, कितना करंट चाहिए, दैट इज आर रियो बेस। फाउंडेशन से, ग्राउंड जीरो से कितना ज्यादा होगा। तो रियो बेस एक जो है वो हमारा वाई एक्सिस पे आएगा। ये तो समझ होंगे कि कितना करंट है, मिनिमम करंट कितना है, बेस से मिनिमम करंट कितना है, विच विल गिव अस अ रिस्पॉन्स। जैसे हमें यहां पे एक रिस्पॉन्स, मिनिमम रिस्पॉन्स इस पॉइंट पे मिला, तो हम यहां से अगर हम स्ट्रेट लाइन बनाए, फॉर एग्जांपल, प्लीज पार्डन माय डायग्राम, क्योंकि इतना एक्यूरेट नहीं है, ग्राफ पे है। सो ये जो वैल्यू आएगी हमें वाई एक्सिस पे, ओके, दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी दैट मिनिमम करंट, उससे हम रियो बेस कहेंगे। फाउंडेशन बेस का करंट है उसे हम रियो बेस कहेंगे। ये जो वैल्यू आई है, ओके। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज क्रोनेक्सी? क्रोनेक्सी में क्रोनेक्स का मतलब होता है टाइम, क्रोना मतलब टाइम, एंड एक्सिस मतलब एक्सिस। एक्सिस जो हम इसे हम टाइम, जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पर हम डिनोट करेंगे। सो द क्रोनेक्सी विल बी द टाइम, इट इज अ ड्यूरेशन दैट गिव्स अस अ रिस्पॉन्स। मतलब क्या होता है कि अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, अगर आपको मसल में एक्साइटेबिलिटी करवानी है, आपको वो मसल में एक्साइटेबिलिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रियो बेस आया है उसकी डबल वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर हमें यहां पे रियो बेस मिला है इट इज नियरली 18, आई कैन से 17 और 18, उसका अगर हम डबल लेते हैं तो इट विल, अगर इफ इट टेक 18 एज अ रियो बेस, तो यहां पे हमें 36 जो होगा, दैट विल बी द डबल अमाउंट ऑफ योर रियो बेस। यहां पे हमारा जो रियो बेस है इट इज 18, तो उसका डबल वैल्यू इट इज 36,
तो क्रोनिक जी मतलब क्रोना मतलब हमारा टाइम और एक्सिस, टाइम को हमें एक्सिस पे शो करना है एंड इट इज अ ड्यूरेशन दैट गिव्स अस अ रिस्पांस डबल द रिस्पांस ऑफ योर रियोबेस। तो रियोबेस का जो भी रिस्पांस आएगा मिनिमम रिस्पांस उसका डबल, उसकी डबल इंटेंसिटी, तो वहां तो हमें रिस्पांस मिलेगा ही मिलेगा। तो उस डबल इंटेंसिटी के लिए क्या टाइम ड्यूरेशन होगी वो उसे हम डिनोट करेंगे। तो क्रोनिक जी हमेशा हमारा एक्स एक्सिस पे आएगा, दिस इज द क्रोनिक जी कि कितना टाइम ड्यूरेशन हमें चाहिए टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स ऑफ डबल द स्ट्रेंथ ऑफ अ रियोबेस। ओके, इट इज द इंडेक्स ऑफ एक्साइटेबिलिटी। और क्रोनिक जी की जो नॉर्मल वैल्यू है, अगर आप कांस्टेंट करंट वाला यूज करते हो तो उसके अंदर नॉर्मल वैल्यू जो है वो 1 मिली सेकेंड से भी कम होगी। अगर आप कांस्टेंट वोल्टेज वाला मसल स्टिमुलेटर यूज कर रहे हो तो उसके अंदर 0.1 मिली सेकेंड से भी कम वैल्यू रहेगी क्रोनिक जी की। और जनरली रियोबेस की जो नॉर्मल वैल्यू होती है इट इज बिटवीन 2 to 10 मिली एम्पियर। नेक्स्ट हम एक चीज देखेंगे कि हम जो हमारा एसडी कर्व है उसे कहां यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। आई विल गिव यू वन मस्ट क्लासिकल एग्जांपल। इमेजिन आपके पास एक पेशेंट आया, उसके 20 दिन बाद आपने उसका जो फर्स्ट ग्राफ है वो अपने प्लॉट किया। ओके, एंड यू हैव फाउंड दैट दैट पेशेंट इज हैविंग अ पार्शियली डिनर्वेटेड ग्राफ। तो उसमें जो ग्राफ आपको मिला इट इज समथिंग लाइक दिस। ओके, ऑन द फर्स्ट डे योर फर्स्ट असेसमेंट। ओके, सेकेंड आपने सेकेंड वीक आपने जो फर्स्ट वीक उसके बाद आपने ट्रीटमेंट दी एक हफ्ता, उसके बाद आपने ग्राफ लिया, द ग्राफ केम लाइक दिस। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड द ग्राफ केम लाइक दिस, then it came like this, and finally it came like this. Sorry, it won't go that much deep, but like this. I'm not good with drawings, so you have to bear that with me. My students know how bad I am, how try improve I try to do with my drawings. So last day the graph came like this. Okay, so the first assessment, after that it's a first week, this is of a second week, this is of the third, this is of the fourth week. Okay, तो पहले दिन हमने जब देखा आफ्टर 20 days वी सी दिस, तो यहाँ पे हमें जो किंक है वो यहाँ पे कुछ मिला। देन एज यू कैन सी किंक जो है वो थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जो डिनर्वेशन का जो पार्ट है किंक इट इज मूविंग टूवर्ड राइट साइड, और उसका जो डिनर्वेटेड वाला पोर्शन है वो भी कम होता जा रहा है। सो जो प्रोग्रेशन अगर हमारा इस तरफ है, अगर ग्राफ इस तरह से हमारा प्रोग्रेस कर रहा है, दैट मीन्स कि आप जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हो इट इज गोइंग इन अ पॉजिटिव नोट, पेशेंट इज शोइंग सम रिस्पॉन्स ओवर देयर, अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपका वहां पे शो हो रहा है। लेकिन अगर इसका उल्टा अगर हो दैट मीन्स इट इज गोइंग नेगेटिवली। तो आप अपना प्रोग्नोसिस भी इससे डिटरमाइन कर सकते हो। एंड व्हेन वी गेट अ गुड fully innervated type of a graph, तो आप ये कह सकते हो कि that muscle is now fully innervated. Whatever the treatment you have given, it has been effective. I hope this lecture has been informative for you. I hope you like it. Thank you so much.